बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं फैसलाबाद बार एसोसिएशन की फाइनेंस सेक्रेटरी हैं नाज़िया सलीम ज़िया एडवोकेट। उनको मैं वेलकम करूँगा। कैसी हैं नाज़िया साहब, आप ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं BBC 11 न्यूज़ में यहाँ आने पर और आपके मदऊ करने पर आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़िया साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो एक स्पेशलिटी जो हमने देखी इस इलेक्शन में कि आप बिला मुकाबला मुंतखब हुई और कोई आपके सामने कैंडिडेट नहीं था। ऐसी क्या चीज़, सबसे पहले तो क्योंकि ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि आवाम भी ये कि किस तरह आपने बिला मुकाबला जो है आपने अपने जो आपके सामने वाला कैंडिडेट था किस तरह से उसको कैसे वो मुतमिन हो गया या उनको मुतमिन किया गया या क्या सियासत चली कि आप बिला मुकाबला मुंतखब होगी, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत करम नवाजी की मुझ पे। और इसमें हुआ ये कि अगर ये कहा जाए ना कि मैं अनअपोज हुई हूँ तो मुकाबला तो कंपटीशन तो मेरा हुआ, नो डाउट। और इसमें ये हुआ था कि मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी मार्च से ही ना कंटिन्यूसली, तो मार्च से स्टिल चलते चलते मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे नवंबर के अंदर। 26 नवंबर को जुडिशरी का मेरा फर्स्ट पेपर था। दैट्स वाई जब मैं एग्ज़ाम्स देने लाहौर चली गई तो जो दूसरी अपोजिट पार्टी थी उन्होंने एक कैंडिडेट, बार की तरफ से एक कैंडिडेट आया है, उन्होंने कैंडिडेट दे दिया ना मेरे अगेंस्ट। जब कैंडिडेट मेरे अगेंस्ट आ गई है बीबी, तो हुआ ये कि उनके नॉलेज में भी था। अच्छा, वो भी फीमेल ही थी और उनको पता भी था, निस्बत मलिक, और उनको पता भी था कि वो मोहतरमा जो है वो एक स्कूल में बाकायदा तौर पे जो कि सेमी गवर्नमेंट है वहाँ पे ड्रॉप करती हैं, परमानेंट बेसिस पे सैलरी ले रही हैं। और ये हमारे लॉ के बेसिकली रूल्स हैं कि अगर आप किसी भी अदारे में परमानेंट एम्प्लॉय हो और सैलरी ले रहे हो तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते वकालत का। बट उन्होंने ये सिगरेट अपने छुपाते हुए या ये कहते कि मैलाफाइड इंटेंशन समझ लें या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बेस्ट लफ्ज़ है इसके लिए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हुए उन्होंने पहले तो लाइसेंस लिया। सेकंड उन्होंने ये किया कि फिर वो आगे वकालत से इस पॉलिटिक्स के अंदर जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी सबमिट करवाए तो ऑब्जेक्शन रेज हुए। ऑब्जेक्शन मैंने भी रेज किया उसमें। तो जो फैसलाबाद बार थी उनकी जो हमारी इलेक्शन बोर्ड था उन्होंने तो ये किया कि दोनों को करने दिया कि ओके ठीक है दोनों ही इलेक्शन लड़े। फिर आहिस्ता फिर यही जो ऑब्जेक्शन था ये ऊपर चला गया पंजाब बार में। जब पंजाब बार में गया तो पंजाब बार ने मुझे अनअपोज डिक्लेयर किया। बट जो अपोजिट पार्टी थी उनको उन्होंने उस सारी बातें हार बहुत मुश्किल होता है हजम करना। उन्होंने डिनाई किया और वो फर्दर फिर पाकिस्तान बार में गई। जब पाकिस्तान बार ने भी मुझे अनअपोज डिक्लेयर किया फिर वो आ गई पाकिस्तान बार से हाई कोर्ट रेट्स के अंदर। हाई कोर्ट में बाकायदा रिटें चली हैं हम लोगों की और वहां से भी जब मेरे हक में फैसला आया उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने स्टे मांगा था हाई कोर्ट से कि इलेक्शन होने दे और स्टे दे दे, हमें स्टे ग्रांट कर दे कि ये जो है इनकी जो अपोजिट कैंडिडेट हैं उनका जो भी मैटर होगा वो आफ्टर इलेक्शन डिसाइड किया जाएगा कि उन्होंने वकालत करनी है, लाइसेंस कैंसिल करना है, क्या है डिसीजन आना है। बट इस पे क्या हुआ, ये स्टे मैटर्स जो उन्होंने स्टे देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस साहब ने ये वहाँ पे बोला कि ये जो मैटर है वकला का वो या तो पंजाब बार देख सकती है या पाकिस्तान बार, और ये इसमें हाई कोर्ट बेंच या हाई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया वो फैसला। फिर उन्होंने कहा कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि 11 जनवरी को इलेक्शन डे है, दैट्स वाई पोलिंग डे से एक दिन पहले आपको दोनों को बुला के तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो मुझे और अपोजिट कैंडिडेट दोनों को वहाँ पे फिर बुलाया गया, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स से सुने गए और EOBI स्पेशली। तो और मैं आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहती हूँ, जो EOBI होता है ना वो परमानेंट एम्प्लॉय का होता है और जो प्राइवेट या विजिटिंग पर्सन होता है उसका EOB नहीं होता। तो उनका EOB जो था डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में वो बात प्रूफ हो चुकी थी और वो प्रूफ सॉलिड प्रूफ था जो कि उसके अगेंस्ट गया और उसने साबित कर दिया कि वो अच्छा, बड़ा मुश्किल सफर आपने, ये इसका मतलब है कि ये इलेक्शन के दौरान गुजारा है और बड़े मुश्किल हालात टफ आपको सामना करना पड़ा आपको। ऑनेस्टली ऐसा ही हुआ है। बल्कि यहाँ तक मैं ये कहूँगी कि ये जो कहा जाता है ना अनअपोज, तो मैं तो 10 जनवरी तक भाई रात के 10 साढ़े 11 बजे तक मैं तो इलेक्शन कंटेस्ट करती रही हूँ। मतलब इधर भी स्ट्रगल, वोट भी मांगे जा रहे हैं, फिर फर्दर मुझे हाई कोर्ट और पंजाब बार और पाकिस्तान बार वो भी हर जगह पे हाजिरियां। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी अब जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफर है नाज़िया सलीम ज़िया एडवोकेट, एक नाम एक इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होगी। तो मैं अपने नाज़रीन को हमारे अपने जो प्रोग्राम है इसके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि नाज़िया सलीम ज़िया कैसे बनी, किस तरह उनकी ये इस वकालत में आमद हुई और किस तरह ये उनका कैरियर या किस तरह सफ़र आपकी नज़र में आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे इसको? सबसे पहले तो ये मैं ये कहूँगी खुदा के बाद मेरे फादर
मेरे फादर का ये क्रेज़ था, उनको शौक था कि वकालत में उनके बच्चे आए, तो मेरे फादर ही मुझे वकालत में लेकर आए हैं और उन्होंने अपने शौक के तौर पे मुझे कराया था। और फिर जैसे एक होता है पैशन, आपका क्रेज़ हो जाना, मुझे खुद भी ला का क्रेज़ था, फादर और मेरा दोनों को मिलकर क्रेज़, और इस क्रेज़ ने मुझे कामयाबी दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी 4 साल की प्रैक्टिस है और अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत बख्शी। और अच्छा, जो तालीमी कैरियर है उस दौरान में सारी बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको फेस करना पड़ी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं अब बचपन में ऑब्स्टिकल्स होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, लेकिन ये आपने इसको सफ़र को बड़ा आसानी से बयान कर दिया। लेकिन जारी बात है कि वालिदैन की स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल को साथ मिलाएं तो ये बहुत बड़ा एक लंबा पीरियड होता है। तो आप जो हमारे जो जिस तरह की यंग जनरेशन है, जिस तरह के नए लोग या नई फीमेल्स जो हैं वो इस तरफ वकालत के शोबे की तरफ, क्या ये एक सेफ प्रोफेशन है या इसमें कोई जिसे कहते हैं कि औरत के लिए या किसी भी जो फीमेल होती है यंग, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना, तो आप समझती हैं कि ये जो कम्युनिटी है इसमें सर्वाइव हो सकती हैं फीमेल्स भी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फीमेल्स, नो डाउट हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स है वो बहुत कम लॉ के अंदर आ रही हैं, और आपको पता है प्रोफेशनल डिग्रियां जो होती है ना वो ज़्यादातर बेटों को करवाई जाती है, बेटियों की तरफ अटेंशन या ध्यान कम है। लेकिन ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से ये इशू आ रहा है, इसीलिए ही ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये इशू क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे फादर ने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो आई नो वेरी वेल मेरे फादर ने मुझे कैसे एडमिशन करवाया और कैसे मेरा साथ दिया, मेरी माँ, मेरा बाप, सब ने। मैं ये कहती हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं था वकला का, और स्पेशली बेटियाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे बाप मुझे लेके यहाँ फैसलाबाद में, यहाँ पे फिर मैंने जीसी से लॉ किया, उसके बाद फर्दर फिर आगे प्रैक्टिस में। आपको पता है ये सोसाइटी में हम ना अपनी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो फीमेल है ना उनको एज अ एडवोकेट पहले तो एडमिट ही नहीं करते ना, और मेल और फीमेल के अंदर ये एक कम्बिनेशन समझ लें, या ये एक चीज़ ऐसी है कि हम मेल को सुपरमेसी देते हैं, फीमेल को नीचे रखते हैं। हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल बैलेंस पे नहीं जा सकता है, बट ये एक स्पेशल और एक खास और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है जिसमें दोनों इक्वल है। या लॉ के अंदर मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एडवोकेट हैं और वकील दोनों के लिए चलता है। अच्छा, फैसलाबाद बार एसोसिएशन बहुत बड़ी बार है, बहुत जिसे कहते हैं पंजाब की तीसरी बड़ी बार है पाकिस्तान में, इसका जो है ना बहुत पाकिस्तान का 3rd बिग सिटी है। अच्छा, फैसलाबाद बार जो है फीमेल्स के लिए क्या एक अच्छी जगह है? क्या आप उसको एक सेफेस्ट जगह समझती हैं? यहाँ पे जो क्राउड है या जो जिस तरह के लोगों का आमद का सिलसिला है, या जिस तरह क्लाइंट्स आते हैं, या जिस तरह आपको वकला के साथ जो है ना बिल्कुल मिलकर चलना पड़ता है, तो क्या समझती हैं कि फीमेल्स के लिए फैसलाबाद बार एक अच्छी जगह या महफूज जगह है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि फीमेल को खुद अगर कॉन्फिडेंट है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद थोड़ा सा लूज हैं, थोड़ा सा अपने आप को मतलब नहीं डिफेंड कर पा रही, तो फिर जाहिर सी बात है, ये तो क्या वकालत ज़रूरी नहीं, वकालत है, ये कोई भी प्रोफेशन हो तो आप वहाँ से फारिग है। बिल्कुल सही। आप अपना कॉन्फिडेंट नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, नाज़िया सलीम ज़ियाद साहब जो एडवोकेट हैं, इनसे पूछेंगे कि फैसलाबाद की जो बार है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी चूँकि अब इलेक्ट हो चुकी हैं, तो अब ये क्या करना चाहती हैं, इनके मुस्तकबिल के जो विजन है, या जो ये वकला की कम्युनिटी की जो है उसकी बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा करेंगी, या आवाम के लिए इनके क्या आगे जो पैरामीटर्स किस तरह इन्होंने तय किए हैं। तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है, क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनरी टेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits, and capture beyond limits. Honorary Tex. Live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं नाज़िया सलीम साहबा से पूछ रहा था कि फाइनेंस सेक्रेटरी चूँकि वो इलेक्ट हो चुकी है, इनसे पूछते हैं कि जो बार एसोसिएशन का फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें कितना बजट आता है, किस तरह उसको कंज्यूम किया जाता है, और वकला की बेहतरी के लिए इनके पास क्या प्लान्स है, किस तरह से ये फाइनेंस को डील करेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सीट है जिसको आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना तगड़ा ना हो, अच्छा ना हो, तो पाकिस्तान का सिस्टम भी नहीं चल सकता। तो बार एसोसिएशन आपके पास इस वक्त जैसे कहते हैं ख़जाने की कुंजी है, तो किस तरह से आप समझती हैं कि उसको आप अच्छे पैरामीटर्स पे चला पाएंगी, या कितना बजट आता है, किस तरह कंज्यूम होता है, और वकला की बेहतरी के लिए क्या प्लान्स है आपके पास? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो यहाँ तक है ना वज़ीर ख़जाना होना, तो नो डाउट, और वज़ीर ख़जाना जो है ना वो सबसे
अपने माशरे में भी आप देख लें, घर की एग्जांपल ले लें, जो फीमेल होती है ना, सारा पैसा उसी बीबी के हाथ में रखा जाता है, ये आपने किचन चलाना है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि यहाँ भी है कि फीमेल्स को अगर फिनांस में आप लेकर आते हैं ना, तो वो उसको पता है कि कहाँ कैसे कैसे काम चलने हैं। और नो डाउट मैं ये सबसे पहले तो इस बार की शुक्रगुजार हूँ, फिर कि सारी बुकला बरादरी ने, फैसलाबाद बार ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एज अ फिनांस सेक्रेटरी फैसलाबाद बार यहाँ पे मुझे इज्जत बख्शी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड बात ये कि यहाँ तक बात है हमारे फिनांस की, तो ऑनेस्टली हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरी पे काम स्टार्ट कर दी है। उसको जितनी भी हमारी अप टू डेट न्यू किताब बुक्स जितनी आ रही हैं वो सारी प्रोवाइड करेंगे हम। वहाँ पे हम कंप्यूटर, लेकिन वो तो लाइब्रेरी बार का जो सेक्टर, वहाँ भी पैसे लग रहे हैं ना, फिनांस तो जा रहा है भाई, फिनांस की बात हो रही है ना, फिनांस तो जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे अपने जो लेगर क्लब्स है वुकला के लिए, फिर उसके बाद हमारी जो पार्किंग है उसके लिए, फिर उसके बाद हम वुकला को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए हम अपनी कचहरी के अंदर एक एनवायरनमेंट, खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं, उसको और मजीद और टफ टाइल्स लगा रहे हैं, और ताकि सारी की सारी जो हमारी कचहरी है उसको खूबसूरत एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और लेकिन नाज़िया सलीम साहब, आप मेन चीज़ भूल रही हैं, वुकला की जो वेलफेयर है, वेलफेयर जो मेन चीज़ है, ऐसे वुकला भी होंगे जिनके पास जैसे क्लाइंटेज ना होने के बराबर होती है, और बहुत सारे ऐसे वुकला जो है वो बिल्कुल, क्योंकि एक सफेद पोश ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़े, तो ऐसे वुकला के लिए जो वेलफेयर फंड है उसको कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? उसमें हमने सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि जो वकील है उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, क्या ये जो वुकला बरादरी में से जो वकील साहबान ऐसे हैं जिनकी ज़रूरतें, उनकी वकालत जो है उनका प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे, सिर्फ लाइक के मतलब एक तो बंदा जिसको 3 टाइम की रोटी वकालत से मिल रही है या नहीं मिल रही, जिसको नहीं मिल रही ज़रूरत है, हम ऑनेस्टली अपने बहन भाइयों के साथ है, हम उनको खुद बार की तरफ से उनको देते हैं कि प्लान इस वाले से तरतीब दी है। नो डाउट सर ऐसा है, और बाकायदा इसका आगाज भी करने वाले के मजीद एक तो जो है कि हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं जो कि इस टाइम घरों में बैठ चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी वकालत अब है कि कुछ वो कोर्ट्स में नहीं आ सकते या अपने ऑफिस तक ही है, तो उनका वकालत के अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं है, देन हम उनको फैसिलिटेट करेंगे जिस हद तक हमसे हो चुका, और उनको ये जिसको हम कहते हैं हमारी वकालत ही हमारा ओढ़ना बचोना है, तो हम इस वकालत में अपने वकील भाइयों को जिनका घर नहीं चल रहा, हम उनको भी, और जो फीमेल्स हैं स्पेशली वो, और यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए हम बाकायदा तौर पे फंड्स का आगाज करने जा रहे हैं। हम जो यंगस्टर्स हैं उनको जरूर फंड्स देंगे ताकि वो उस फंड से अपने न्यू आने वाले अपने करियर का आगाज अच्छा कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते मैं ये पूछूंगा कि जुडिशरी के साथ वुकला का जो ताल्लुक है, फैसलाबाद में अक्सर ये भी देखा गया कि आए रोज जैसे कि झगड़ों की वजह से अदालतें बंद हो रही हैं, शटडाउन हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने जो है आपकी जुडिशरी के साथ आपकी जो लाइजोन है या जो आपका पीआर लेवल है, आप क्या समझती है कि इतना बेहतर है कि इसमें जो एक खला जो बीच में आ जाता है किसी भी छोटे से सीन की वजह से, इतने दिन हड़ताल होती है, उससे अवाम का नुकसान होता है, तो क्या समझती हैं कि इसके हवाले से भी कोई किरदार अदा करेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बार और बेंच का जो ताल्लुक हमारे टन्योर में होगा ना, तो वो सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि मैं अपने से मेरे से पहले जो इंतजामिया थी, नो डाउट वो भी बहुत अच्छी थी, उससे पहले भी बहुत अच्छी थी, बट ये कुछ दरमियान में ऐसा हुआ था कि स्ट्राइक्स शुरू हो गई, जिसकी वजह से आम पब्लिक का बहुत नुकसान हुआ, इंसाफ नहीं मिला, केस लटक गए, और इवन वुकला का अपना नुकसान भी, हमारा अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि हम खुद भी आगे काम नहीं कर पाते थे, शटर डाउन चल रहा था हर चीज़ का, तो शहर भी ब्लॉक किया गया। अच्छा, बल्कि वुकला के उन दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही थी कि जिसे कहते हैं कि बहुत सारे उनके हालात, जिससे ये जो मैंने वेलफेयर फंड का जिस वजह से जिक्र किया है कि बहुत सारे वुकला का ओढ़ना बिछौना रोजी रोटी का सिलसिला भी वकालत ही है, तो ऐसे लोगों को जो है ना फिर बड़ा नुकसान होता है, तो इस हवाले से अगर कोई ऐसा ब्रेक इवन कोई ऐसा आ जाता है, कोई सीन आ जाता है, तो आप उसमें कोई बुनियादी किरदार अदा करने का इरादा रखती हैं? हम पहले तो ये कि मैं आप सबके सामने ये ऑनेस्टली कह रही हूँ कि हमारा जो टन्योर है, हमारी जो अपनी ये हम इंतज़ामिया जो इलेक्ट होकर आई है, हम इंतज़ामिया पहले तो ऐसी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। दूसरा ये कि हमारी मैडम फीमेल मैडम आई है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उज़मा चुगताई साहब, तो उनके साथ हमारे ये है कि हम उनके साथ बाकायदा उन्होंने हमारी टी पार्टी अरेंज की थी इंतज़ामिया के, हम लोग गए हैं, और बार और बेंच के दरमियान जो इस दफ़ा कॉपरेशन होगा वो सबको नज़र आएगा। अगर बार और बेंच आपस में मतलब एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, साथ देंगे, तो देन ऐसा कोई भी मैटर नहीं आएगा। और यहाँ तक भूख हड़ताल की बात है ना, तो हमारे फंड्स में भी से भी हम ऐसे करते हैं कि जितने भी वुकला लाइक पहले तो हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे ताकि हमारा कोई काम या हमारा खाना पीना या जैसे कि ना ओढ़ना बछोना वकालत है तो वो बंद ना हो। दूसरी बात, हम अपने फंड्स में से उनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे वो फैसिलिटेट हो जाए, एटलीस्ट उनके घर बंद ना हो, चूल्हा घर का बंद ना हो, वो चलता रहे, ये फंड्स हम उनको जरूर देंगे। नाज़रीन, कई मसले मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे कि ये जिस तरह के ये हाई कोर्ट बेंच के हवाले से एक तहरीक है और अवाम के लिए इनके पास क्या प्लान है।
कहीं बात जाइएगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टार्ट नहीं होता इनका डे without a morning Nescafe। इनका स्टार्ट नहीं होता, इनका स्टार्ट नहीं होता, इनका स्टार्ट नहीं होता, इनका अब स्टार्ट होगा मेरा डे with my morning Nescafe। दिन स्टार्ट करना है तो जागना तो पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले इनसे पूछ रहे थे कि क्योंकि फैसलाबाद में इस हवाले से भी बड़ी देर से ये इशू चल रहा है कि हाई कोर्ट बेंच के हवाले से, इस हवाले से क्या आपकी जो नई इंतजामिया है, जिस तरह आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो क्या किरदार आप आने वाले दिनों में देखती हैं कि हाई कोर्ट बेंच के हवाले से जो ये नई इंतजामिया आई है, आप समेत क्या किरदार अदा करेंगे? मैं ये कहती हूँ कि हाई कोर्ट की आपको यानी कि आप क्या पूरे फैसलाबाद के सामने है कि हमारी स्ट्राइक्स चली थी हाई कोर्ट बेंच के लिए, बट हाई कोर्ट बेंच हमें मिला नहीं। लेकिन हमारी इंतज़ामिया जो हमारा टेन्योर है, इसके अंदर हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हम लाइव ऑन ईयर जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट का बेंच बाकायदा तौर पे यहाँ पे इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक ब्रांच ऐसी आएगी जैसे कि ऑनलाइन आप ऑन ईयर जाते हैं ना, लाइक वीडियो तरह से वीडियो कॉल्स, वीडियो लिंक जिसको हम वीडियो लिंक बोल सकते हैं, हम वो वीडियो लिंक जरूर लेंगे, उसके थ्रू हमारा ये चलेगा। ये फैसिलिटी हम सबको प्रोवाइड करें। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अवाम असल में बेसिकली जो होता है ना, जब नई एक सियासी पार्टी या कोई भी एक इदारा के सरबराह नए चेंज होते हैं, कोई भी हुकूमत चेंज होती है, तो सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए कि अवाम को क्या उससे फ़ायदे हुए, अवाम क्या उससे बेनिफिट हासिल करेगी। आप नई इंतज़ामिया में चूँकि आप एक बड़ी करीबी हैसियत है आपकी, तो कहाँ पर आप देखती हैं कि अवाम के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लेके आ रहे हैं जिससे बराह रास्त जो फैसलाबाद की अवाम है या इस जो आपकी जो बाहर से या आपकी कचहरी से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? अब सबसे पहले तो हमने अवाम के लिए ये किया है कि जिसको हम कहते हैं सस्ता इंसाफ को, आपको पता है कि केस सालों साल चलते हैं और आपके पैसे का आपका ज़िया होता है बहुत ज़्यादा। तो हम सबसे पहले तो हमने इस सिलसिले में, और स्टाम्प पेपर, ठीक है, ये ऐसी है कि जो बुनियादी अहमियत रखता है आपके किसी भी केस के सिलसिले में। तो हम सबसे पहले तो हमने एक कमेटी तश्कील दी है, उस कमेटी के अंदर हमने ये किया है कि मेंबर्स बनाए हैं, जिसमें कि हमारे टोटल 6 मेंबर्स हैं, उसके अंदर एक चेयरमैन और मैं वाइस चेयरमैन और बाकी इंतजामिया बाकी मेंबर्स। और उसमें हमने ये किया है कि जैसे कि स्टाम्प पेपर बिक रहा है इस टाइम प्रेजेंट, जो उसकी कंडीशन जारी पूरे फैसलाबाद में कचहरी के अंदर स्टाम्प पेपर जो बिक रहा है वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर 250 में बिक रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पे आती है कि देखिए आप एक 50 रुपए की चीज लेते हैं, आप उसकी 250-300 रुपया कीमत अदा करते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब देखिए गरीब आदमी जो 50 रुपए के जिसके सिर्फ एक जिसके घर का है कोई किराए का नामा या किस तरह की चीज देनी है, तो वो 50 रुपए की जगह पे 300 से 500 रुपया पे कर रहा है। तो क्या आपका ये कोई इस हवाले से है फोकस? नो डाउट, हमने इसी हवाले से ये किया कि हमने अपनी एक कमेटी बनाई है। मैंने जैसे बताया कि उसका नोटिफिकेशन शहजाद बशीर चीमा साहब हमारे प्रेसिडेंट है और महमूद अवान साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी है। तो उन दोनों ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर मैं खुद भी उसकी मेंबर हूँ उस कमेटी की। तो जिसके अंदर नोटरी पब्लिक, ये जो हर एक बंदे ने जैसे कि स्टाम्प फरोश है, उन्होंने मतलब अपनी स्टैंप रखी है। स्टैंप तो हम ऑनेस्टली बुकला कोई मिलती है, लेकिन उन्होंने ये किया है कि टेस्ट करने के लिए वो स्टैंप अपने पास रखी है जो कि 2 नंबर है, वो उसको हम खत्म कर रहे हैं। फिर जो 50 रुपए वाला पेपर, 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर जो कि 250 में जा रहा है, उसको दोबारा हम फिर ये करेंगे ये ऊपर वाला ये जो करप्शन इसको खत्म करके पाक और साफ तरीके से और इंसाफ देने के लिए हम उसको 50 रुपए का स्टाम्प पेपर इशू करेंगे। ये बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में कि ये बहुत अरसे बाद जैसे हिस्टोरिकल होगा ये इंशाल्लाह, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। और इससे ये होगा, और ये ऑनेस्टली हम लागू कर रहे हैं कल से, और कल से ये पूरी कचहरी के अंदर हर स्टाम्प फरोश को चेक किया जाएगा और एक रजिस्टर के ऊपर जो 10-10 स्टाम्प फरोश बैठे हैं, ये सिस्टम भी हम खत्म करेंगे। और जो भी स्टाम्प फरोश बैठेगा फैसलाबाद के अंदर ही बैठेगा। बाहर से आए हुए लोग और रजिस्टर कहीं है, स्टाम्प का लाइसेंस कहीं का और बैठे हैं, वो भी खत्म जगह ऐसा भी सुनने में आता है कि खाली रखते हैं कि ये बैक डेट्स में। आप देखिए अक्सर क्या फ्रॉड क्या होते हैं कि बैक डेट्स में स्टाम्प निकाल लिए जाते हैं, तो उस हवाले से भी कोई ऐसा है आपका प्लान? नो डाउट, मैं वही बात कर रही हूँ कि उसके हवाले से हम ये करेंगे, हम पहले तो इनके रजिस्टर्ड बकायदा चेक करेंगे कि जो लाइसेंस इशू हुआ है वो किसके नाम पे है, वो पर्सन इस टाइम कहाँ पे, और लाइसेंस किस सिटी का या किस डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है। जिस डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस होगा, जिस सिटी का, वो बंदा वहीं बैठेगा। फैसलाबाद में ये करप्शन वाला सिस्टम खत्म करेंगे, आवाम को इससे ज्यादा हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल आप एक लाइटर नोट पे जो आवाम है और प्लस जो नए लोग जो आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, आप अपने आप की शख्सियत को जो सम अप करते हुए आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगी जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनको वेलकम करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आगे आएँ,
और ठीक है, और दिल जमी के साथ और इंसाफ प्रोवाइड करे सबको, तो खुदा ताला आपको हामी नासर हो। और इंशाल्लाह आप, और फीमेल्स के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि आप आए इस फील्ड में, ये बहुत अच्छी फील्ड है, आपको आपके राइट्स का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करानी है। घर में बैठ के दाल रोटी पकाने से कुछ नहीं होगा, अपने राइट्स को पहचाने और आगे आए, हम आपके साथ हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हम अपने टेन्योर में ये करके दिखाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह कि सस्ता इंसाफ सबको मिलेगा। नाज़रीन, हम नाज़िया तस्नीम ज़िया एडवोकेट साहब से इंशाल्लाह ताला फर्दर जो ख़वातीन के ख़ास तौर पर मसाइल हैं, इस हवाले से हम इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम जो है उसका सिलसिला भी करेंगे। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस हवाले से आपके फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा, हमें ज़रूर इसे आगाह कीजिएगा। और नाज़िया तस्नीम ज़िया साहब, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट हमारे इंशाल्लाह प्रोग्राम जो फीमेल से रिलेटेड होंगे या प्रॉपर्टी रिलेटेड या इस तरह के जो एक इंशाल्लाह ताला हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे इनके साथ, तो आपके फीडबैक का जो है लाजमी तौर पे हमें पता चलना चाहिए कैसा लगा आपका प्रोग्राम। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।